हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में जो भी है उसके रिगार्डिंग समथिंग बेसिक्स, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। वी विल सी अबाउट न्यूज़ इन आवर अपकमिंग सेशंस। ओके, तो ऐसे अगर एक बेसिक हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड जियोग्राफी। अगर मान लो कि ये इट्स साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो विच कंट्री इज सिचुएटेड इन हियर, कौन सी कंट्री यहाँ पे सिचुएटेड है, यू मस्ट नो, आप लोगों को पता होगा। एक्वाडोर, कौन सी कंट्री यहाँ पे एक्वाडोर है। इस साइड कौन सा ओशियन है, टू द वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इट्स पैसिफिक ओशियन, एंड दिस साइड अटलांटिक ओशियन। इस साइड आपका फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड पता होगा आप लोगों को। और इस साइड आपका गैलापागोस आर्शिपेलागो या फिर गैलापागोस आइलैंड है। इस साइड क्या है आपका, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्वाडोर इटसेल्फ। गैलापागोस आइलैंड जो है पैसिफिक ओशियन में है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ गैलापागोस आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ एक्वाडोर का पार्ट है, एंड इट्स एंडेमिक टू लैंड एग्वाना एंड जायंट टॉर्टोइज। लैंड एग्वाना यहाँ के नेटिव हैं। लैंड एग्वाना इट्स रेप्टाइल, बिलोंग्स टू रेप्टाइल कैटेगरी। ठीक है, ये रेप्टाइल से बिलोंग करता है, ये रेप्टाइल्स की तरह है। थोड़ा लिजार्ड का एकदम बिग फॉर्म को इमेजिन करो, आँख बंद करके इमेजिन करो कि लिजार्ड है छिपकली एकदम बड़ा सा मतलब बड़ा सा बिल्ली के साइज का या किसी भी साइज। तो लैंड एग्वाना एंड टॉर्टोइज जायंट, बहुत बड़ा सा जायंट टॉर्टोइज। और लैंड एग्वाना का ये एंडेमिक है, वहाँ का नेटिव है, गैलापागोस आर्शिपेलागो। एंड वन मोर थिंग इज कि चार्ल्स डार्विन, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ चार्ल्स डार्विन व्हाइल स्टडिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जब आपने कभी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, तो आपने चार्ल्स डार्विन का नाम पढ़ा होगा। तो चार्ल्स डार्विन ने इसी पर, मतलब गैलापागोस आइलैंड के लैंड एग्वाना पर, जायंट टॉर्टोइज पर he had studied, and it finally contributed to the inception of theory of evolution। ठीक है, तो मतलब चार्ल्स डार्विन भी यहीं के स्पीसीज पर स्टडी किए हैं, और उससे फिर क्या निकल कर आया अपना थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और AI एक्शन समिट अभी चल रहा है पेरिस में, पता होगा आप लोगों को, को चेयर्ड बाय इंडिया ऑल्सो। Regarding disqualification of a convicted person, if a person contesting election is disqualified for some reason, maybe for some criminal offenses, so this disqualification is permanent or not? तो it is non-permanent। अगर कोई एक डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, मतलब वो अब इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता है,
ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कॉन्विक्ट ऑफ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कब तक होगा डिस्क्वालिफिकेशन, व्हाट विल बी द टर्म ऑफ इट्स डिस्क्वालिफिकेशन। सो एज पर, पता होना चाहिए आपको, RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सेक्शन 8 क्लॉज 3 डजंट मैटर, ऐसे सेक्शन 8 क्लॉज 3 है। ये याद नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर याद है तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, हटा ही देते हैं इसको हम लोग। तो ये याद रखिएगा कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा कॉन्विक्ट का, वो आपको जो उसका इम्प्रिजनमेंट पीरियड है, वो इम्प्रिजनमेंट पीरियड एंड 6 years मोर, इम्प्रिजनमेंट उसका 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 or more than 2 years, नॉट लेस देन 2 years, मतलब 2 या 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट उसको होना चाहिए, और उसके बाद 6 साल। तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, एंड उसके बाद ही विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो ये क्या बता रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, नॉन परमानेंट, इतने टाइम के बाद फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसमें सिंपल सा चेंज क्या करेगा, एवरीथिंग विल बी गिवन एज इट इज, आपने याद कर लिया 6 साल 2 साल जो भी है व्हाटएवर याद कर लिया, आप यही भूल गए कि एज पर RPA 51, वहाँ एग्जाम में लिख कर आएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, बट इट इज़ नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ एज पर द RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये हम लोगों को कॉन्शसली देखना पड़ेगा कि जब भी पढ़े तो एकदम कॉन्शसली वहाँ पर देखें कि ये जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, इज़ इट ए कन्वेंशन, इज़ इट ए आर्टिकल, इट बिलोंग्स टू, मतलब कि कहाँ का सोर्स क्या है इसका, ये जो है इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, समथिंग हिस्ट्री। अच्छा, थोड़ा कुछ हिस्ट्री से हम लोग देख लेते हैं। सो yesterday I have told you कि will begin Harappan civilization, something from Harappan civilization, okay? So let's see कि what could we do, क्या कर सकते हैं हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड आज। See, remember that it's a summarized video, so I'm not able to go into the details of everything. So, but whatever I've told you, whatever I've written, what I'm going to written, it's very important. It's very much useful for our prelims, for any exams. उसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए सभी में होगा। So directly jump to the topic. हरप्पन सील। बताइए हरप्पन सील्स किसका बना हुआ था? हरप्पन सील्स जो है बेसिकली स्टीएटाइट का बना हुआ रहता है, स्टीएटाइट का। हरप्पन सील्स जो है वो किसका बना हुआ रहता है? स्टीएटाइट का। स्टीएटाइट इज अ काइंड ऑफ रॉक। हरप्पन सील्स, एंड यू नो अबाउट हरप्पन कि हर एक सील्स पर ऊपर में एक लाइन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इज बीइंग रिटन देयर, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। ठीक है, सो देन हाउ डू वी नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन? स्क्रिप्ट तो उसका अनडिसाइफर है, तो अब हम लोगों को कैसे पता चला दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन? सो इट्स बिन थ्रू वाया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। किसके थ्रू पता चला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू पता चला।
ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू पता चला. सो हैव यू एवर स्टडीड कल्चर in any of the subjects, maybe sociology, anthropology and any, या फिर एक बार अपने जी के अपने नॉर्मल सोशल स्टडीज़ वगैरह में. तो कल्चर का देर आर सो मैनी डिफिनेशंस फॉर कल्चर, बट अगर हम लोग हिस्ट्री में अब हरप्पन कल्चर्स पढ़ते हैं तो हियर कल्चर रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच पर्टिकुलरली बिलोंग टू दिस हरप्पन पीरियड. ठीक है, तो अगर हरप्पन कल्चर्स लिख रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग हरप्पन कल्चर्स लिख रहे हैं तो इट मीन्स जो एक डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड, जैसे कि हरप्पन सील्स, बीड्स, बेक्ड bricks, seals, beads and stone blades, weights, stone blades, ये सारे क्या हो गए अपना हरप्पन कल्चर्स. तो याद रखिएगा, ठीक है. तो हरप्पन सील स्टेटाइट का बना हुआ है, कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू. हरप्पन कल्चर्स, डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स लाइक सील्स, बीड्स, बेक्ड ब्रिक्स, वेट, स्टोन ब्लेड्स. ठीक है. अच्छा, आपने कभी ज़रूर सुना होगा प्रोटोसेवा सील के बारे में. पशुपति सील के बारे में, प्रोटोसेवा सील के बारे में. तो विच ऑल एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड इन दीज सील्स? पशुपति सील में कौन से एनिमल्स रिप्रेजेंटेड हैं? एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स है आपको, टाइगर है, राइनो है, बेफेलो है. दीज ऑल आर प्रेजेंटेड, पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स. क्या नहीं है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपको ये याद होना चाहिए कि लायन तो नहीं है भाई, काऊ भी नहीं है. देख रहे हो इसका काउंटर पार्ट, टाइगर है तो लायन नहीं है, बेफेलो है तो काऊ नहीं है, मतलब सील्स पर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. राइनो है, वन हॉर्न राइनो भी हुआ करते हैं. अब देखें, पिक्चर देखें तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. पशुपति सील, एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो, बेफेलो वगैरह है. लायन नहीं है, काऊ नहीं है. सो नो मेंशन ऑफ काऊ एट एनी सील, हरप्पन सील्स. ठीक है. अब जो भी हरप्पन साइट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स, सो उनके रिगार्डिंग, जैसे कि विच आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड ऑन विच साइट्स ऑफ हरप्पा, या फिर IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट्स पर कौन सा आर्टिफैक्ट्स पाया गया है. सो वन शुड नो अबाउट इट. तो प्लॉड फील्ड, मतलब प्लॉट फील्ड जान रहे हो ना, कि जो खेत वगैरह जो प्लॉट किया जाता है, टिलिंग वगैरह, उसके बाद तो उसका एविडेंस कहाँ देखने को मिला अपने को? कलीभंगन राजस्थान में, कलीभंगन साइट्स ऑफ राजस्थान में प्लॉट फील्ड का एविडेंस वी हैव सीन. ठीक है. टेराकोटा प्लॉ कहाँ देखने को मिला? टेराकोटा प्लॉ कहाँ देखने को मिला? चोलिस्तान एंड बनावली में. बनावली आपका हरियाणा में, बनावली आपका कहाँ पर? हरियाणा में. कलीभंगन राजस्थान में प्लॉट फील्ड देखने को मिला है. टेराकोटा प्लॉ चोलिस्तान एंड बनावली, बना हुआ टेराकोटा प्लॉ एंड कलीभंगन, भांग कर प्लॉट फील्ड. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. यार याद तो करना है कोई भी तरीका लगाकर. ठीक है. और वन मोर थिंग इज ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, शोटोगाई अफगानिस्तान. कैनाल्स वगैरह कहाँ देखने को मिला?
जो कैनल्स होते हैं ना, जिसके थ्रू इरिगेशन विल बी डन, उसमें पानी को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, देन नियर फील्ड पर जाकर उस पर इरिगेशन वगैरह करते हैं। तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हमको देखने को मिला सोर्टुगाई अफगानिस्तान में, सोर्तुगाई अफगानिस्तान में, सोर्तुगाई अफगानिस्तान में। ठीक है, मतलब एक एक जो है ना, 3 जो भी लिख रहा हूँ, एवरीथिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट है भाई। ये भी कैनाल सोर्तुगाई आसाम, प्लॉट फील्ड कलिबंगन राजस्थान, टेराकोटा प्लो चोलिस्तान एंड बनावली। तो कैनाल्स कहाँ देखने को मिला बताइए? सोर्तुगाई अफगानिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या था? ग्रेट बात, पता होगा आप लोगों को, इसीलिए वो नहीं बता रहे, वो याद रहता है, उसका वो भी याद रख लेते हो, क्या बोलते हैं यार, 3 डायमेंशंस। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बताइए कौन सा? रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिजर्वॉयर्स, कौन सा ये? ढोलावीरा गुजरात, ढोलावीरा गुजरात में जो है ढोलावीरा भाई, यहाँ पर वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स, सिस्टर्न्स, मतलब इसके रिलेटेड एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को ढोलावीरा गुजरात में। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एकदम प्रॉपर, वाटर मैनेजमेंट, मतलब इस तरीके का अगर वर्ड क्वेश्चन में हो कि वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, रिजर्वॉयर्स, वाटर, कहाँ मिला? ढोलावीरा गुजरात में मिला। और ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ढोलावीरा गुजरात याद रखना। ठीक है, ढोलावीरा गुजरात। अभी 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। बनावली हरियाणा क्या था, कमेंट कीजिए। कलिबंगन में क्या था? ढोलावीरा वाटर रिजर्वॉयर्स कहाँ पर है? एंड कैनाल्स कहाँ था? सोर्तुगाई असम में, सोर्तुगाई असम में, अरे यार सोर्तुगाई अफगानिस्तान में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एसएससी में भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन एसएससी ऑल्सो। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बताइए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? एलेक्जेंडर कनिंघम को किसको बोलते हैं हम लोग? एलेक्जेंडर कनिंघम को किसको बोलते हैं? एलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये जो थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, एलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इनका मतलब बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होगा। अब कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे तो फिर इसका बायोग्राफी पढ़ो बैठकर, उतना ज़रूरत नहीं है अपने को जितना ज़रूरत है बस मतलब उतना ही पढ़ना है बस। अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैंस कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बस। और क्या करोगे इसके बारे में जानकर? ठीक है। अच्छा, जैसे सिटाडेल एंड लोअर टाउन, यू नो दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एकदम टाउन प्लानिंग, अर्बन सिविलाइजेशन, पता ही होगा आप लोगों को। अर्बन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, रोड्स भी थे तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एकदम ग्रिड सिस्टम, ये सब तो सब पढ़ते हैं। तो सिटाडेल एंड लोअर टाउन मतलब कुछ टाउन है लोअर एरिया में, कुछ टाउन अपर एरिया में, तो अपर एरिया में सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो ये आपको मोहनजोदारो में देखने को मिला। ग्रेट बात, मोहनजोदारो में देखने को मिला। फायर ऑल्टर्स कहाँ देखने को मिला बताइए?
फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स कहाँ देखने को मिला? ग्रेट बाथ कहाँ देखने को मिला? ग्रेट बाथ तो पता है, मोहनजोदारो। फायर ऑल्टर्स कहाँ देखने को मिला? कलिभंगन। कलिभंगन में क्या था अभी बताइए तुरंत। कलिभंगन में था प्लॉट फील्ड, ठीक है, वहीं पर फायर ऑल्टर्स। एंड लोथल में भी, लोथल गुजरात का नाम सुना, डॉकयार्ड, यहाँ पर डॉकयार्ड भी है, डॉकयार्ड भी हुआ करता था, जहाँ पर मतलब शिप्स वगैरह आकर एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। डॉकयार्ड मतलब काइंड ऑफ पोर्ट, हार्बर्स, बंदरगाह। तो लोथल गुजरात डॉकयार्ड भी है। और फायर ऑल्टर्स जो है कलिभंगन एंड लोथल दोनों ही जगह पाएगा। फायर ऑल्टर्स समझ रहे हो? फायर ऑल्टर्स मतलब कि काइंड ऑफ, मानो ना उसको क्या बोलते हैं, अग्निकुंड टाइप का, जैसे कि पूजा पाठ होता है ना, बीच में अग्नि जलाते हैं ना, और चारों तरफ लोग बैठते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः जो भी कहते हैं, तो वही है फायर ऑल्टर्स, वही अग्निकुंड जो भी है। क्यों मतलब आग को ही बीच में रख के करते हैं बताइए? अग्निदेव को ही क्यों बीच में रख कर करते हैं? हाँ, चूँकि ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट कि फायर द गॉड, मतलब अग्निदेव, अग्नि गॉड जो है, इट्स इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। जो हम लोग आदमी हैं और जो भगवान है उनके बीच के वो इंटरमीडियरी है, मैसेंजर है वो, वहीं अपना मतलब हम लोगों का मनोकामना वहाँ तक पहुँचाएंगे। मतलब ये बिलीव है वैदिक सिविलाइजेशन का, ऋग्वेद वगैरह में पॉलीथिस्टिक हम लोग, वी विल सी जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीथिज्म, नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म फॉलो होता था ऋग्वेदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में, ठीक है। तो ये फायर ऑल्टर्स कलिभंगन एंड लोथल डॉकयार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पन के बारे में, विल डिड नॉट बिलीव इन burying precious थिंग्स विद द डेड। देखिए कहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी किसी साइट्स पर इट इज़ सीन दैट कि while burying the dead, precious metals, jewelries also buried along them. But as a whole, we can't say that, या archaeologists could not believe that कि it's a rituals for them. उनके लिए ऐसा रिचुअल्स नहीं था कि जिनको भी बरी करना उसके साथ उनका प्रीसियस थिंग्स को भी बरी करो, मतलब ये बिलीव नहीं था, ऐसा उनका रिचुअल्स नहीं था। कभी कभी रेयरली इट हैज़ बीन सीन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, लेकिन ऐसा रेगुलरली नहीं देखने को मिला, ठीक है। सम केसेस में है कॉपर मिरर्स के साथ भी इनको बरीड किया गया है। कुछ कुछ केसेस हैं कि जहाँ पर जब बरी किया गया है, दफनाया गया है डेड को जो बरीड किया गया है, तो अलोंग विद कॉपर मिरर्स, कॉपर इज ब्रॉन्जेस था उस समय, तो कॉपर मिरर्स के साथ, आईना के साथ, ठीक है, कॉपर मिरर्स के साथ भी बरी किया गया। एक हड़प्पन साइट्स है बालू करके, हड़प्पन साइट्स है बालू एक हड़प्पन साइट्स है, वहाँ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक जानते हो ना भाई, लहसुन वगैरह जो होता है वही ना होता गार्लिक। हाँ, तो गार्लिक का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है बालू। मतलब ये याद रखिएगा, मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट्स, इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट्स नहीं है। अब मे भी अगर उसमें बालू लिखा हुआ, तो अब आपको ये तो पता है कि चलो ये हड़प्पन साइट्स है, इस पर तो नहीं ही मारना है टिक, क्योंकि मतलब रेयरली स्पोकन है, रेयरली सीन है, दैट्स वाई आई एम मेंशनिंग अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, हड़प्पन साइट्स बालू में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट, नागेश्वर एंड बालाकोट नियर कोस्ट, शेल ऑब्जेक्ट्स, ओके गुड। नागेश्वर एंड बालाकोट्स, नागेश्वर एंड बालाकोट, नागेश्वर एंड बालाकोट,
का नाम सुने हो? नागेश्वर एंड बालाकोट का नाम? दोनों ही ना कोस्ट के बगल में है, नियर कोस्ट, मतलब जो समुद्र तट होता है उसके बगल में है ये, नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर एंड बालाकोट हम लोग देखेंगे लोकेशन अभी। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इट्स सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, लेडल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, शेल ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता था, शेल ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए शेल कहाँ पाया जाएगा, सोचिए कोस्ट के बगल में पाया जाएगा ना, तो कोस्ट के बगल में ही। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, ये क्या है आपको पता है ना, गुजरात है। और फिर आपको इसके बाद ऐसे ऐसे करके, ऐसे मान लो इंडिया का मैप है, और इधर आपको क्या है, पाकिस्तान है। फिर ये आपको पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये पूरा क्या है, अरेबियन सी है। तो यहाँ पे कहीं बालाकोट है, क्या है, बालाकोट है, यहाँ पर कहीं बालाकोट है। और यहाँ पर आपको नागेश्वर है, यहाँ पर आपको नागेश्वर है, बालाकोट नागेश्वर, यहाँ पर बालाकोट है, यहाँ पे नागेश्वर है। देख रहे हो ना कोस्ट के बगल में, तो सेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी बनता है, शेल ऑब्जेक्ट्स, तो नागेश्वर बालाकोट हरप्पन साइट से है सब, ये सब रखना है दिमाग में, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता था, फिनिक्स प्रोडक्ट्स बनता था। फिर वहाँ हरप्पन का जो अर्बन सेंटर्स था, लाइक हरप्पा में, मोहनजोदारो में, इट वुड बी सेंट देयर, ठीक है, नागेश्वर एंड बालाकोट। अब देखिए बोरिंग है तो व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं अब हम लोग, बट हाँ याद तो रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, नागेश्वर बालाकोट, नागेश्वर बालाकोट नियर कोस्ट, इससे लॉजिक लगाना है कि हाँ शेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेल ऑब्जेक्ट, अब ऐसे भी याद रखिए ना, सेल ऑब्जेक्ट्स है, अच्छा नियर कोस्ट जो होगा वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, कौन था, नागेश्वर बालाकोट था, तो लिंकेज रहना चाहिए। चनुदेरू के बारे में पता है आपको, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह वहीं पर होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। ऐसे क्या था कि जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे मोहनजोदारो है, अगर मोहनजोदारो, तो यहाँ पे कोट दीजिए है, कोट दीजिए, यहाँ पे चन्हुदारो, चान्हुदारो, मोहनजोदारो, कोट दीजिए, चान्हुदारो, तीनों नियर बाय हैं। ये पूछता है कि कोट दीजिए के आसपास कौन सा है, तो मोहनजोदारो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो चान्हुदारो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा ही होगा, ठीक है। तो मोहनजोदारो, और बहुत नियरेस्ट अगर बोलोगे तो नियरेस्ट टू मोहनजोदारो, यहाँ पर है कोट दीजिए। तो अब ये सब हरप्पन साइट्स हैं, पता ही होगा। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे अभी, चान्हुदारो के बारे में। चान्हुदारो में क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत होता है, सी से चान्हुदारो, सी से क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे कि बीड का प्रोडक्शन, बीड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, बीड्स मतलब मोती वगैरह, ठीक है, मोती वगैरह, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग। अब जो सेल जो बनकर आता था वहाँ से सेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह कहाँ से, बोलिए, नागेश्वर बालाकोट। तो सेल का फिर कटिंग वगैरह, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, ये सारा कुछ जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड चान्हुदारो में होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम चान्हुदारो में होता था। चान्हुदारो तो मतलब इम्पॉर्टेंट है चान्हुदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि साइट्स तो याद रहना ही चाहिए हम लोगों को। सोर्टुगाई अफगानिस्तान, लैपिस लाजुली ब्लू स्टोन, ये भी फेमस है। अगर एक ब्लू स्टोन है, ब्लू कलर का एक स्टोन दिखेगा, पत्थर ब्लू कलर का, बहुत ही मतलब पिक्चर्स क्यू पत्थर, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, पिक्चर्स क्यू ब्लू स्टोन, लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली, ब्लू स्टोन लैपिस लाजुली कहाँ पे पाया जाता है, वहीं पर जहाँ पर कैनाल्स वगैरह था। सोर्तुगाई अफगानिस्तान, सोर्तुगाई अफगानिस्तान, सोर्तुगाई अफगानिस्तान, ठीक है। ब्लू स्टोन, लैपिस लाजुली वगैरह, ठीक है।
और एक और है, हम लोग देखते हैं खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। अब ये देखें कि सोचिए ना कि स्टोन एज खत्म हुआ, देन विल मूव इनटू द चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज आया था ना, तो वो सब क्या कॉपर, तो कॉपर माइंस होगा इंडिया में बहुत सारा, तभी ना कॉपर एज आया। तो कौन सा कॉपर माइंस था, कहाँ पर था कॉपर माइंस, तो खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान जो था वो कॉपर माइंस था। ठीक है, तो राजस्थान में ही बहुत सारे कॉपर आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखने को मिलते थे, पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो उसी बेसिस पे वहाँ के कल्चर को बोला गया गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। गणेश्वर रीजन होगा, जोधपुर रीजन होगा, तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर याद रखिएगा। नागेश्वर एंड बाला, देखिए नागेश्वर अलग था, गणेश्वर अलग था। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद लास्ट में कमेंट कीजिएगा नागेश्वर इज फेमस फॉर व्हाट एंड गणेश्वर इज फेमस फॉर व्हाट। नागेश्वर में और गणेश्वर में क्या अंतर है। नागेश्वर कहाँ पर है हम लोग, नागेश्वर शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़े हैं कि नियर कोस्ट था, सेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह वहाँ पे बनते थे, दे आर द सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। बट अब हम लोग गणेश्वर जोधपुरा कल्चर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स का साइट सही है। ठीक है, कॉपर के लिए। तो अब क्या है कि बहुत दिन के बाद अगर अचानक से एग्जाम में देखें नागेश्वर था कि गणेश्वर था, तो ठीक है। अब देखिए खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान गणेश्वर जोधपुरा, तो इसलिए साथ में याद रखना है कि गणेश्वर जोधपुरा, तो गणेश्वर जोधपुर, तो जोधपुर तो राजस्थान में है, तो फिर अचानक से सब कुछ क्लिक कर जाएगा दिमाग में। अच्छा, खेतरी माइंस राजस्थान कॉपर, तो गणेश्वर जोधपुरा। नागेश्वर बालाकोट, तो बालाकोट बालू किसके किनारे आता है, समुद्र के किनारे बालू। अच्छा, सेल ऑब्जेक्ट्स, तो इस तरीके से थोड़ा सा कुछ भी दिमाग लगा कर करना ही होगा। ठीक है, खेतरी माइंस, तो गणेश्वर बालाकोट नहीं, गणेश्वर जोधपुरा। जोधपुर में मतलब कि गणेश जी जोधपुर में। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन क्या हुआ है, गणेश्वर जोधपुर था, अब यहाँ भी कन्फ्यूजन, गणेश्वर जोधपुर होगा कि नागेश्वर जोधपुर होगा, या फिर नागेश्वर मतलब बालाकोट के साथ कौन जाएगा। अब गणेश भगवान तो इंडिया में है तो भाई अब बालाकोट और किस में रह गया कन्फ्यूजन, जोधपुरा में। तो तब जोधपुर तो इंडिया में है, राजस्थान में है, बालाकोट तो पाकिस्तान में है। अब गणेश को किसके साथ रखेंगे, गणेश जी को किसके साथ रखेंगे, इंडिया वाले के साथ रखेंगे ना, जोधपुरा के साथ। अच्छा, तो गणेश्वर जोधपुरा, तो फिर सारा कुछ रिमाइंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि याद कैसे रखें, कन्फ्यूजन दूर कैसे करें। ठीक है, ओमानी कॉपर मेसोपोटामिया से आता था, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में तो कंटेम्परेरी था ना भाई ये सब, मेसोपोटामियन सोसाइटी या सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब क्या थे, कंटेम्परेरी टू IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये जो मेसोपोटामियन है, इसी के किसी एक एंशिएंट टेक्स्ट में मेलुहा वर्ड लिखा हुआ, मेलुहा। ये बोला जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये मेलुहा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही बारे में बोला जा रहा है, मेलुहा। ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और मगन वर्ड भी बोला गया है, मगन, कहीं पे मगन होगा, कहीं पे मकन होगा, तो मकन, तो मकरान कोस्ट के बारे में बोला जा रहा है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, मकरान कोस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, मकरान कोस्ट समझ गया, कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, मकरान कोस्ट बलूचिस्तान में है। और तीसरा एक वर्ड था दिलमन, बहरीन के आइलैंड को दिलमन बोला। ये सारा किसके अकॉर्डिंग है, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। दिलमन किसको बोला गया,
दिलमन, बताइए दिलमन किसको बोला गया? बहरीन को। अरे यार कैमरा ठीक है ना? ऑल राइट। हेलो हेलो हेलो, वायर में प्रॉब्लम। दिलमन बोला गया आपको बहरीन को, ठीक है, बहरीन को। किसको बोला गया? बहरीन को। तो ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। और अगर आपको एग्जाम में लिख दें कि जो मेलुहा वर्ड है इट रिप्रेजेंट्स हरप्पन पीपल, तो सही है। और लिख देगा कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू हरप्पन स्क्रिप्ट, या पे ऐसे लिखा गया एज पर हरप्पन स्क्रिप्ट मेलुहा रिप्रेजेंटेड हरप्पन पीपल, तो गलत है। ये दिमाग में तो फिक्स है कि मेलुहा जो है हरप्पन पीपल को रिप्रेजेंट करता, बात सही है। लेकिन सर हरप्पन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। वहाँ का वर्ड है दिलमन, मेलुहा, मगन, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड टुडेज सेशन, बट वी शुड रिकॉल कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में। लास्ट में मतलब थोड़ा सा रिव्यू होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए? द फर्स्ट टॉपिक इज गैलापागोस आइलैंड के बारे में पढ़े थे हम लोग। किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? गैलापागोस आइलैंड के बारे में पढ़े। एंड देन व्हाट वी हैव स्टडीड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था बताइए? नेक्स्ट गैलापागोस आइलैंड। नेक्स्ट क्या था यार? चल और लास्ट में हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बेसिकली पढ़े, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े। गैलापागोस आइलैंड था एंड नथिंग मच। लेट मी लुक एट इट। क्या था यार बताइए? शॉर्ट टर्म मेमोरी का तो हालत ख़राब है, तुरंत पढ़ के भूल गए। ओ यार, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ MP MLA, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA हरप्पन, गैलापागोस डिस्क्वालिफिकेशन हरप्पन सिविलाइजेशन, मतलब बेसिकली पढ़े हम लोग आज, ठीक है। तो हम लोग देख ली गैलापागोस डिस्क्वालिफिकेशन हरप्पन, ठीक है। सो गाइस हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना बोले कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।